किस सेक्टर को कब खरीदें? मार्केट साइकिल का सीक्रेट वेपन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्ट्रेड सारथी और आप सुन रहे हैं भारत मार्केट साइकिल कंप्लीट सीरीज का एपिसोड 3। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने क्या सीखा? एपिसोड 1 मार्केट का आधार, क्या है निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिसेस। एपिसोड 2 मार्केट साइकिल के 6 फेजेस, रिसेशन से करेक्शन तक। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। अरे, जब मार्केट फेज बदलता है तो कौन से सेक्टर सबसे पहले ऊपर जाते हैं और कौन सा सेक्टर मुझे क्रैश से बचाता है? आज के इस एपिसोड में मैं आपको सेक्टर रोटेशन मैजिक सिखाऊंगा। यह एक सुपर पावर है जो आपको बाकी सब इन्वेस्टर्स से आगे रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सेक्टर रोटेशन क्या है? फाउंडेशन। दोस्तों, पहले एक बहुत सरल सवाल का जवाब देते हैं। क्या सब सेक्टर्स एक ही समय पर ऊपर नीचे होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ सेक्टर्स बहुत तेज ऊपर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स बिल्कुल ऊपर नहीं जाते बल्कि साइडवेज या नीचे भी आते हैं। सेक्टर रोटेशन क्या है? सेक्टर रोटेशन का मतलब है अलग अलग मार्केट फेजेस में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना, ताकि आप हमेशा सही सेक्टर में सही समय पर बैठे रहो। यह एक स्ट्रैटेजी है, एक आर्ट है, एक साइंस है। अगर आप इसे समझो तो आप बाजार में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो साल 2020 की मार्च में पूरा मार्केट पैनिक में गिर गया था, -40% क्रैश। लेकिन क्या आप जानते हो कि किन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया था और किन सेक्टर्स ने सबसे पहले रिकवर किया था? सबसे ज्यादा क्रैश रियल एस्टेट, एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, होटल्स, सब बंद थे। सबसे पहले रिकवर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। लोगों को इनके प्रोडक्ट्स चाहिए थे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो अगर आप मार्च 2020 में रियल एस्टेट में लगे होते तो 12 महीने बाद भी लॉस में होते। आईटी या फार्मा में लगे होते तो 3 से 4 महीने में ही 50% रिटर्न मिल गया होता। यही है सेक्टर रोटेशन मैजिक। सेक्शन 2, 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, साइक्लिकल वर्सेस डिफेंसिव। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। सब सेक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। साइक्लिकल का मतलब है जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होते हैं। कौन से सेक्टर साइक्लिकल है? 1, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। जब इकोनॉमी अच्छा है तो लोग कर्ज लेते हैं और बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ता है। जब इकोनॉमी खराब है तो लोग कर्ज नहीं लेते और बैंक्स का प्रॉफिट गिरता है। 2, ऑटोमोबाइल्स। जब इकोनॉमी अच्छा है तो लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, जब क्रैश होता है तो गाड़ी खरीदना बंद। 3, रियल एस्टेट। जब बूम होता है तो जमीन की कीमतें बहुत बढ़ती हैं, जब मार्केट गिरता है तो रियल एस्टेट सबसे ज्यादा गिरता है। 4, मेटल्स एंड माइनिंग। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो मेटल की डिमांड बढ़ती है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइस भी कम होती है। 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। जब गवर्नमेंट कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो कंस्ट्रक्शन बूम होती है, जब बजट कम होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है। 6, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वे लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स। जब पैसे कम होते हैं तो ये सब खरीदना बंद कर देते हैं। 7, ऑयल एंड गैस एनर्जी। जब इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिविटी होता है तो फ्यूल की डिमांड बढ़ती है। साइक्लिकल सेक्टर्स की विशेषताएं: बेटा हाई है, बहुत वॉलेटाइल, मार्केट के साथ तेज ऊपर नीचे होते हैं, बुल मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं 100%, 200% तक, बेयर मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं -50%, -60% तक। रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है। डिफेंसिव का मतलब है जो इकोनॉमी के साथ ज्यादा नहीं बदलते। कौन से सेक्टर्स डिफेंसिव है? 1, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी का मतलब है चावल, दाल, नमक, दवाई, सोप, टूथपेस्ट। लोगों को चाहे कोई भी सिचुएशन हो ये चीजें तो खरीदनी ही पड़ती हैं, तो एफएमसीजी कंपनीज का प्रॉफिट हमेशा स्टेबल रहता है। 2, फार्मास्यूटिकल्स। दवाइयां तो सब समय होती रहती है, चाहे इकोनॉमी क्रैश हो या बूम, लोगों को दवाई तो खरीदनी ही पड़ेगी। 3, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। ये सब चीजें तो हमेशा चलनी पड़ती है, तो यूटिलिटी कंपनीज का प्रॉफिट स्टेबल रहता है। 4, टेलीकॉम। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लोग मोबाइल तो यूज करते रहते हैं, तो टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू हमेशा स्टेडी रहता है। 5, कंज्यूमर स्टेपल्स, खाने का सामान, दैनिक जरूरतें। ये सब सिक्लिकल इकोनॉमी पर ज्यादा निर्भर नहीं करते। डिफेंसिव सेक्टर्स की विशेषताएं: बेटा कम है, स्टेबल, मार्केट के साथ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, बुल मार्केट में कम रिटर्न देते हैं, सिर्फ 10 से 20% साल का, बेयर मार्केट में भी कम नुकसान देते हैं, सिर्फ -10% तक,
रिस्क कम है पर रिवॉर्ड भी कम है। डिविडेंड्स अच्छे होते हैं क्योंकि साल दर साल प्रॉफिट स्टेबल रहता है। तो अब सवाल है कौन सा सेक्टर कब खरीदे। यही तो है सेक्टर रोटेशन का सीक्रेट। सेक्शन 3 फेज वाइज सेक्टर रोटेशन मार्केट साइकिल के अनुसार। अब मैं आपको बताता हूं हर फेज में कौन सा सेक्टर कब जीतता है। ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। जब मार्केट रिसेशन में होता है तो क्या होता है, सिक्लिकल सेक्टर्स बहुत गिरते हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स स्टेबल रहते हैं या कम गिरते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेशन में लोग लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदते, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स की सेल जीरो के करीब हो जाती है, बैंक्स के बैड लोन्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एफएमसीजी की डिमांड सेम रहती है, भूखे तो रहते ही है। फार्मा की डिमांड सेम या ज़्यादा हो जाती है, बीमारी रिसेशन नहीं समझती। यूटिलिटीज़ की डिमांड सेम रहती है, तो रिसेशन में क्या करें? एफएमसीजी स्टेडी डिफेंसिव, फार्मा डिफेंसिव, यूटिलिटीज़ डिफेंसिव, बैंक्स सिक्लिकल गिरते हैं, ऑटोमोबाइल्स सिक्लिकल क्रैश होता है, रियल एस्टेट सिक्लिकल सबसे ज़्यादा गिरता है। रियल एग्जाम्पल 2008 का रिसेशन, निफ्टी -60% गिरी, लेकिन HUL FMCG सिर्फ 20% गिरी। बाकी सबसे कम नुकसान डॉक्टर रेड्डी फार्मा सिर्फ 15% गिरी, SBI बैंक 60% गिरी, रिलायंस सिक्लिकल 55% गिरी। तो अगर आप रिसेशन में डिफेंसिव सेक्टर्स में थे तो आपका नुकसान बहुत कम हुआ। रिकवरी शुरू होता है, मार्केट एक नई उम्मीद से भरा होता है, लेकिन अभी भी सबको डर रहता है। तो क्या होता है? सबसे पहले डिफेंसिव स्टॉक से पैसा निकलकर सिक्लिकल स्टॉक्स में आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अब तो ठीक होने लगा, अब तो सिक्लिकल स्टॉक्स में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। रिकवरी में कौन जीतता है? सबसे पहले बैंक्स सबसे पहले रिकवर करते हैं, फाइनेंशियल्स, फिर इंडस्ट्रियल्स क्योंकि इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ रहा है, फिर ऑटोमोबाइल्स। रियल एग्जाम्पल 2008-2009 में मार्च 2009 निफ्टी लोएस्ट पॉइंट 2700। फिर क्या हुआ? सबसे पहले किन स्टॉक्स में बाइंग आई? SBI बैंक -50% से +100% 2 साल में, HDFC बैंक सिमिलर रिकवरी, मारुति ऑटो सबसे कम गिरी थी फिर सबसे ज्यादा बढ़ी। तो रिकवरी में सिक्लिकल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली शुरू हो जाती है, सब सेक्टर्स में बाइंग आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, 1 सिक्लिकल सेक्टर्स, बैंक्स, ऑटोज, रियल्टी मेटल्स, डैश ये सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। 2 टेक्नोलॉजी, डैश क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और कंपनीज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल्स डबल फ्री, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन बूम होता है। रियल एग्जाम्पल 2009-2010 जब रिकवरी हुई और अर्ली एक्सपेंशन शुरू हुआ, सिक्लिकल स्टॉक्स में 50 से 100% का रिटर्न मिला। निफ्टी 2700 से 5000 तक गया, सब सेक्टर्स में बाइंग आई, लेकिन सिक्लिकल्स का परफॉर्मेंस सबसे स्ट्रांग था। यह सबसे लॉन्ग फेज है, 2-3 साल तक चलता है। इस फेज में सब सेक्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन अक्सर सिक्लिकल स्टॉक्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ऊपर चढ़ चुके होते हैं। अब क्वालिटी लार्ज कैप्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेक्नोलॉजी, फार्मा, IT में स्टेडी बाइंग रहती है। ये एक ब्रॉडनिंग फेज है जहां सब सेक्टर्स को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। अब बाजार में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, सबको लगता है अब तो सब कुछ ऊपर ही जाएगा। इसी फेज में डिफेंसिव सेक्टर्स में शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स साइक्लिकल से निकलकर डिफेंसिव में आने लगते हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, क्वालिटी लार्ज कैप्स को प्रेफरेंस मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स समझते हैं अब तो साइकिल खत्म होने वाली है, अब मुझे डिफेंसिव स्टॉक्स में बैठना चाहिए। रियल एग्जाम्पल सितंबर 2021 निफ्टी 18,500 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा था? लार्ज कैप क्वालिटी को ही बाइंग मिल रही थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। बैंक्स साइक्लिकल को वीकनेस दिख रहा था, फार्मा, FMCG, यूटिलिटीज डिफेंसिव में शिफ्टिंग हो रहा था। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता था अब तो करेक्शन आने वाली है। और क्या हुआ? दिसंबर 2021 में 6 मंथ करेक्शन आया और उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स -40 to 50% गिरे, लेकिन जो लोग फार्मा और यूटिलिटीज में थे उन्हें सिर्फ -10 से 15% की गिरावट हुई। करेक्शन आता है, मार्केट गिरता है, सब सेक्टर्स गिरते हैं, लेकिन सिक्लिकल सेक्टर्स सबसे ज्यादा गिरते हैं, -40 to 50%। डिफेंसिव सेक्टर्स सबसे कम गिरते हैं, -10-20%। इस फेज में डिफेंसिव सेक्टर्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फार्मा, SMCG, यूटिलिटीज।
लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी गिरे हुए साइक्लिकल्स को अक्यूमुलेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अब सिक्लिकल्स के प्राइजेस बहुत सस्ते हो गए हैं, अगले साइकिल में ये फिर से ऊपर जाएंगे। सेक्शन 4 सेक्टर रोटेशन चार्ट। सब कुछ एक जगह अब मैं क्विक चार्ट बना देता हूं जिससे आप आसानी से याद रख सको। सेक्शन 5 हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन इन रियल टाइम। अब सवाल है, मैं कैसे जानूं कि किस सेक्टर में पैसा शिफ्ट हो रहा है? यहां कुछ प्रैक्टिकल सिग्नल्स है। क्या करो? हर हफ्ते चेक करो कि कौन से सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं और कौन से नीचे आ रहे हैं। अगर फार्मा और एफएमसीजी एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो लगता है कि लेट एक्सपेंशन फेज है। अगर बैंक्स और ऑटोज एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो लगता है कि अर्ली एक्सपेंशन फेज है। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब पैसा कहां सबसे ज्यादा है? अगर साइक्लिकल सेक्टर्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स साइक्लिकल्स को प्रेफर कर रहे हैं, एक्सपेंशन फेज सिग्नल। अगर डिफेंसिव सेक्टर्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो करेक्शन आने वाली है, लेट एक्सपेंशन / करेक्शन सिग्नल। जिस सेक्टर का पीई रेशियो सबसे कम है वह सबसे सस्ता है। सस्ते सेक्टर्स में यूजुअली अगला साइकिल का रैली शुरू होता है। अगर किसी सेक्टर का पीई रेशियो 25x है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 5% है, ओवर वैल्यूड, अवॉइड करो। अगर किसी सेक्टर का पीई रेशियो 12x है और अर्निंग्स ग्रोथ 15% है, अंडर वैल्यूड, अक्यूमुलेट करो। अगर कोई सेक्टर प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कम है, फेक रैली, अवॉइड करो। अगर कोई सेक्टर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, रियल बाइंग, पार्टिसिपेट करो। Section 6 Real Life Sector Rotation Examples 2020 to 2025 March 2020 Recession Phase कौन से sectors सबसे ज्यादा गिरे? Aviation 70%, Hospitality 70%, Realty 50%, Autos 40%। कौन से sectors सबसे कम गिरे? Pharma 15%, FMCG 10%, Utilities 5%। April-June 2020 Recovery Phase सबसे पहले कौन से सेक्टर्स रिकवर हुए? IT तेजी से +50%, फार्मा +40%, FMCG +30%, लेकिन ऑटोज और रियल्टी अभी भी नीचे थे। जून 2020 अक्टूबर 2021 में एक्सपेंशन फेज। अब सब सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड रैली, लेकिन सबसे ज्यादा कौन उड़ा? स्मॉल कैप्स +250, अनबिलीवेबल, मिड कैप्स +180, रियल्टी +120, Autos +100%, Pharma +60%, FMCG 40%। तो एक्सपेंशन में cyclical sectors प्लस स्मॉल कैप सबसे ज्यादा उड़े। November 2021, June 2022 Late expansion plus correction phase। अचानक क्या हुआ? Small caps -45% गिर गए, mid caps -35%, Pharma -10%, FMCG -5%, Utilities +5%, उल्टा ऊपर गए। तो जो लोग स्मॉल कैप्स में थे वे बहुत नुकसान में आ गए, लेकिन जो लोग फार्मा और यूटिलिटीज में थे उन्हें बहुत कम नुकसान हुआ या प्रॉफिट भी हुआ। लेसन, अगर आप सेक्टर रोटेशन समझते हो तो आप अक्टूबर 2021 में स्मॉल कैप्स से निकलकर फार्मा में जा सकते थे, 50% रिटर्न बना सकते थे। फिर जब जून 2022 में करेक्शन खत्म हुआ तो फिर से सिक्लिकल्स में जा सकते थे। अगस्त 2015 चाइनीज युआन डिवैल्यूएशन क्राइसिस, सब सेक्टर्स गिरे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या गिरा? मेटल्स 40%, बैंक्स 30%, रियल्टी 35%, IT 15%, फार्मा 10%। अक्टूबर 2015, जून 2016 रिकवरी फेज। मेटल्स का रिकवरी सबसे तेज था, +60%, बैंक्स +40%, IT +35%, फार्मा +20%। तो जो इन्वेस्टर्स अगस्त में सस्ते हुए मेटल्स खरीद सकते थे उन्हें 6 महीने में 60% का रिटर्न मिल गया। Section 7 Current Situation India 2025 में भारत अभी फेज 5 लेट एक्सपेंशन ओवरहीट में है। तो इस फेज के अनुसार कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स को प्रेफर करना चाहिए? नॉट स्मॉल कैप स्टॉक्स PE 41x पर है, बहुत ओवरस्ट्रेच्ड। मिड कैप सिक्लिकल्स PE 30x पर है, जब करेक्शन आएगा तो ये सबसे ज्यादा गिरेंगे। ओवर लेवरेज्ड कंपनीज, जिन कंपनीज के पास बहुत डेट है। स्पेक्युलेटिव मिड स्मॉल कैप्स, जिनके पास बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है। डागा लार्ज कैप क्वालिटी, HDFC, ICICI, Reliance, TCS, Infosys, ITC। डिफेंसिव सेक्टर्स फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, FMCG, HUL, Britannia, ITC, Nestle। यूटिलिटीज पावर ग्रिड, NTPC, टेलीकॉम, जियो, PSU बैंक्स, लेकिन क्वालिटी अच्छी है।
SBI, Bank of Baroda, Indian Bank, Infrastructure, Selective, सिर्फ क्वालिटी लार्ज कैप नेम्स जैसे NHPC, NTPC, एक्शन प्लान। 1. प्रॉफिट बुकिंग करो जो मिड स्मॉल कैप्स में हो, उनसे निकल जाओ। 2. डिफेंसिव सेक्टर्स में शिफ्ट करो, FMCG, फार्मा, यूटिलिटीज में कम करो। 3. क्वालिटी लार्ज कैप्स में स्टे रहो अगर पहले से हो। 4. कैश एक्यूमुलेट करो, अगले 3 से 6 महीनों में करेक्शन आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेक्शन 8, सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जिसे तुम फॉलो कर सकते हो। हर महीने चेक करो PE रेशियो क्या है, अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, रिटेल पार्टिसिपेशन कितनी है, IPO मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। इन डाटा से पता लगा कि हम किस फेज में हैं। मेरी चार्ट के अनुसार उस फेज के बेस्ट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। जिस सेक्टर को चूज किया है अब उसमें टॉप 3-5 कंपनीज फाइंड करो, उनका बैलेंस शीट, अर्निंग्स, मैनेजमेंट चेक करो। जो कंपनी सबसे स्ट्रांग है उसमें इन्वेस्ट करो। हर क्वार्टर फेज चेक करो, अगर फेज बदल गया तो सेक्टर भी चेंज करो। सेक्शन 9, कॉमन मिस्टेक्स, क्या गलतियां करनी है। अरे ये मिड कैप स्टॉक तो पिछले 1 साल में 200% चल गई है, अब मैं भी खरीद लूं। गलत। अगर फेज बदल गया है और मिड कैप्स ओवर स्ट्रेच्ड हैं तो इन्हें अवॉइड करो। पास्ट परफॉर्मेंस का भविष्य से कोई रिलेशनशिप नहीं। अरे सब कह रहे हैं कि ये स्टॉक खरीद लो तो मैं भी खरीद लूं। गलत। PE रेशियो हमेशा चेक करो, अगर PE रेशियो 40x है तो चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो अवॉइड करो। जब मार्केट क्रैश होता है तब पैनिक सेल करते हो। अरे मार्केट तो -20% गिरी है, अब तो सब खत्म हो जाएगा, अभी बेच दूं। गलत। अगर तुम समझते हो कि अभी लेट एक्सपेंशन है तो क्रैश तो आएगा ही लेकिन रिकवरी भी होगी, तो पैनिक मत करो। एक बार अगर किसी सेक्टर को प्रेफर किया तो उसे छोड़ नहीं सकते। गलत। सेक्टर रोटेशन का मतलब ही यह है कि तुम फेजेस के साथ सेक्टर्स को चेंज करो। सेक्शन 10, की टेकअवेज। दोस्तों आज का पूरा एपिसोड एक ही चीज सिखा रहा है। टेकअवे 1, सेक्टर्स अलग अलग फेजेस में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। अगर तुम इस पैटर्न को समझो तो तुम रिसेशन में डिफेंसिव स्टॉक्स खरीदो, रिकवरी में साइक्लिकल्स खरीदो, एक्सपेंशन में सब कुछ खरीदो, लेट एक्सपेंशन में डिफेंसिव में शिफ्ट करो, करेक्शन में पेशेंस रखो और गिरे हुए साइक्लिकल्स को अक्यूमुलेट करो। टेक अवे 2, सेक्टर रोटेशन एक स्ट्रैटेजी है न कि एक गेम। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, रिसर्च चाहिए और इमोशन कंट्रोल चाहिए। टेक अवे 3, भारत अभी लेट एक्सपेंशन में है तो अभी है समझदारी से आगे बढ़ने का समय। सेलेक्टिव रहो, क्वालिटी प्रेफर करो और अगले करेक्शन के लिए कैश रखो। सेक्शन 11, नेक्स्ट एपिसोड टीजर। दोस्तों अब तक हमने मार्केट साइकिल को समझा और सेक्टर रोटेशन को समझा, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अरे अगर मेरे पास बस 1 लाख रुपए है और मैं मार्केट में आना चाहता हूं तो मैं कहां से शुरुआत करूं? या अगर मेरे पास 50 लाख रुपए है तो मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? या मैं एक बिगिनर हूं, मैं कैसे अपना पहला पोर्टफोलियो बनाऊं? अगले एपिसोड में हम सीखेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग 101, शुरुआत से एडवांस लेवल तक। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करो। एंडिंग प्लस डिस्क्लेमर। दोस्तों मुझे विश्वास है कि इस एपिसोड ने आपको सेक्टर रोटेशन की शक्ति दिखा दी है। अब आप समझ गए कि बाजार में सब सेक्टर्स एक ही समय पे नहीं चलते, सही टाइम पर सही सेक्टर में होना ही सक्सेस की है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 1. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। 2. अपना रिस्क प्रोफाइल समझे। 3. अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करें। इन्वेस्ट ट्रेड सारथी एक एजुकेशनल चैनल है, SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपके निवेश की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, 1. लाइक करो अगर सीखने को मिला। 2. सब्सक्राइब करो अगले 10 एपिसोड्स के लिए। 3. कमेंट करो आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है और क्यों। 4. शेयर करो अपने ट्रेडर इन्वेस्टर दोस्तों के साथ। आपके फीडबैक से ही हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में पोर्टफोलियो बिल्डिंग 101 इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ। हमेशा सीखते रहो, समझदारी से निवेश करो। जय हिंद, धन्यवाद।